चलिए शुरू करें दोस्तों। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट फिलहाल मैं बता दूं, को रिलेशन और रिग्रेशन में से रिग्रेशन पे बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछ रही है और बहुत ही ज़्यादा मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ रही है, जिसमें को रिलेशन से क्वेश्चन कम और रिग्रेशन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ाने का अंदाज बहुत ज़्यादा अलग रहने वाला है। यदि हम मॉड्यूल के हिसाब से चलें तो इस चैप्टर में फॉर्मूले के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन यदि पास एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से चलें और क्वेश्चन के ओरिएंटेशन के हिसाब से चलें तो इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है अपन को। ठीक है दोस्तों, आइए बैकग्राउंड की शुरुआत करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, सबसे पहले देखेंगे थोड़ा बहुत व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेशन। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर को मैंने एक अलग अंदाज में बांटा है। एम इन दिस चैप्टर, हमारा इस चैप्टर में मकसद क्या है। पहला, एम नंबर 1 रेग्रेशन कोएफिशिएंट, एम नंबर 2 रेग्रेशन इक्वेशन, एम नंबर 3 एस्टिमेटिंग द वैल्यू। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे अभी, मैं आपको इसके बीच में लिंकेज एस्टैब्लिश कराऊंगा। अगेन कॉमन प्रॉपर्टी, जब भी मैं कॉमन प्रॉपर्टी लिखता हूं तो क्या दिमाग में आता है, ओरिजिन और स्केल वाली बात। अगेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में दोस्तों हम ये बात लिखने वाले हैं कि क्यों, कौन से वो फॉर्मूले हैं और कौन सी वो थ्योरी है जो को रिलेशन और रिग्रेशन को लाके चैप्टर को जोड़ती है। अरे तुम लोग बाद में बात करना, यहाँ पे ध्यान दो, पूरा ध्यान दो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। आइए इस चैप्टर का फ्लो तैयार करते हैं। पहले मुझे वो बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय को रिलेशन एनालिसिस। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्थापित करना, दैट इज को रिलेशन। अब दोस्तों रेग्रेशन के बारे में बात करते हैं। रेग्रेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप तो स्थापित हो गया, अब एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्राप्त करना है। मतलब एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन। समझा क्या? जब मैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्थापित करता हूं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन। और जब मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को पता करता हूं जिसमें कि मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी पता है, उसे मैं कहता हूं दोस्तों क्या, रिग्रेशन एनालिसिस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब सुनिए, तो मैं यहां पे दोस्तों इस चैप्टर का फ्लो तैयार कर रहा हूं, अभी भी मैं कोई कॉन्सेप्ट्स में नहीं आ रहा कि मैं क्यों इस चैप्टर को 3 एम पर बांटता हूं और कैसे बांटता हूं। सुनिएगा दोस्तों, यदि इस एम को पकड़ गए तो इस चैप्टर में चाहे कितना ही टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। और यदि एम नहीं पकड़ पाए, यदि इस चैप्टर का फ्लो इस तरीके से नहीं पकड़ पाए, तो आपको हमेशा ये रहेगा कि सर मैं क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना कैसे, ये सोच ही नहीं पाता हूं। स्टैटिस्टिक्स में एमओसीटी, एमओडी और ये को रिलेशन, 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आपको ये दिक्कत कभी नहीं आती कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाए, सोचे कैसे। अरे लिख दिया मॉड तो मॉड के बारे में सोचोगे, लिख दिया क्वार्टाइल डेविएशन तो क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में सोचोगे, रेग्रेशन में लिख दिया स्पीयरमैन रैंक तो रैंक के बारे में सोचोगे, लिख दिया सीसीडी तो कॉन्करेंट डेविएशन के बारे में सोचोगे। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ऐसी कोई सब हेडिंग नहीं है, कोई ऐसे मेथड की कोई हेडिंग नहीं है जहां पे आपको क्लिक कर जाए कि एक बार में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और इस वजह से दोस्तों इस चैप्टर में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। समझा क्या? इसलिए मैंने इस चैप्टर के ओरिएंटेशन, पढ़ाने के तरीके और इस चैप्टर के डेवलपमेंट अप्रोच को पूरी तरीके से चेंज किया है। वंस वी आर डन विथ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद बोलोगे सर अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उस क्वेश्चन की ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सुनना, मैं कहता हूं आपका इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या है रेग्रेशन का, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन। बोलो हाँ या ना? अल्टीमेटली मैं कहता हूं कि यही मेरा फाइनल एम है, इसे ही मैं कहता हूं एम नंबर 3। एम नंबर 3 मतलब अपनी डेफिनेशन को प्राप्त करना, मतलब एस्टिमेट करना एक वेरिएबल की वैल्यू जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब जैसे कि मैंने पूछा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू को प्राप्त करिए जब एक्स की वैल्यू 2 है, तो क्या मैं कहीं ना कहीं आपसे रेग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि एक वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा हूं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों हम ये चीज तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है। क्या नहीं है? इक्वेशन। यदि मैं कहता y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैं कहता y की वैल्यू को पता करिए जब x की वैल्यू 2 है, तो आप पता कर लेते क्या y की वैल्यू क्या होती? y की वैल्यू, सर हम यहां पे x की वैल्यू को पुट कर देते और ये हो जाता 4 प्लस 3 कितना? क्या आप एस्टिमेट कर गए वैल्यू को? दोस्तों मैं ये कह सकता हूं क्या हमारा एम नंबर 1 एस्टिमेटिंग द वैल्यू, जो हमारा एम नंबर 1 है वो तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक हमने अपना एम नंबर 2 अचीव ना कर लिया हो। मतलब एम नंबर 3 तब तक अचीव नहीं कर सकते हम जब तक हमारे पास एम नंबर 2 अचीव ना हो गया हो। तो इसे ही कहते हैं हम लोग रेग्रेशन इक्वेशन। समझा क्या दोस्तों?
अब रेग्रेशन इक्वेशन, यदि एक इक्वेशन मिल गया तो हम वैल्यू एस्टिमेट, यहां भी लिखिएगा मेरे साथ साथ लिखना, यदि एक इक्वेशन मिल गया तो हम वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे। और दोस्तों इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं? रेग्रेशन इक्वेशन। अब मुझे बताओ, एम नंबर 1 आपको वैल्यू एस्टिमेट करना, बोलो हां। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है, बोलो हां। लेकिन ये आप बिना इक्वेशन के कर सकते हो क्या? कहां पुट करोगे वेरिएबल को? इक्वेशन में। तो जब तक एम नंबर 2 अचीव नहीं कर लेते हम अपना फाइनल एम अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं। अब मैंने कहा चलो भैया एक इक्वेशन बनाने का तरीका मैं दे देता हूं आपको, एम नंबर 2 का पूरा प्रोसेस आपको दे देता हूं। तो आपके पास इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दोस्तों ये y और x तो मेरे इक्वेशन के पात्र बनेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दिस a एंड b? तो दोस्तों एक जो ये a है ये अपने आप क्रिएट हो जाता है, ये a हमें इसको बनाना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो x का कोएफिशिएंट है b, इसको हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? रेग्रेशन कोएफिशिएंट। अब जब तक मेरे पास a और b की वैल्यू नहीं होगी तो क्या मैं यहां पे इक्वेशन बना सकता हूं क्या? तो दोस्तों यहां से एक और एम क्रिएट होता है। सबसे पहले अब क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ, लिखना मत, b। a का टेंशन मत लो, a ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करते करते कांस्टेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा अलग से। लेकिन ये जो x का वेरिएबल है, x का कोएफिशिएंट है b, इसको हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। जब तक कोएफिशिएंट नहीं होगा आप इक्वेशन बना सकते हो क्या? नहीं। और जब तक इक्वेशन नहीं होगा आप एस्टिमेट कर सकते हो क्या वैल्यू को? नहीं। दोस्तों यहां से 3 एम बनते हैं इस चैप्टर के महान एम। पहले तो कोएफिशिएंट निकाल। क्यों निकालूं? इक्वेशन बनाने के लिए। क्यों निकालूं इक्वेशन? एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। समझा क्या दोस्तों? चैप्टर का फ्लो समझ में आ रहा है कि सर अब यहां पे कंफ्यूजन कहां पे होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा। मुझे एक एक करके एक एक एम को अचीव करने दो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हो ये? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मेरा फाइनल एम तो यही है यार। आज भी फाइनल एम तो एम नंबर 3 है कि मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन। इक्वेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। ए की जगह कांस्टेंट पुट कर दो, b की जगह कोएफिशिएंट पुट कर दो और इक्वेशन बन गई। चलो यदि इक्वेशन बन गई तो एस्टिमेट कर दोगे क्या वैल्यू? हाँ या ना? सर पुट कर देंगे x की जगह वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में यदि b की वैल्यू ही नहीं पता तो इक्वेशन बना पाओगे क्या? तो यहां से दोस्तों जन्म होता है एक और एम का, दैट इज रेग्रेशन कोएफिशिएंट। b होता है हमारा रेग्रेशन कोएफिशिएंट, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होती है हमारी इक्वेशन। और यहां पर उस वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू निकल करके आती है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? रेग्रेशन एनालिसिस। समझा क्या दोस्तों? अब इस बॉक्स में लिखिएगा, तीसरे वाले बॉक्स में लिखिएगा, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हमें दोस्तों b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं क्यों निकालना पड़ेगा सर? टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। हाँ या ना? टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। क्या दोस्तों मैं इसको यह भी कह सकता हूं एक बार कि मेरी मजबूरी है? मजबूरी है। क्यों है मजबूरी? अरे भाई तुझे निकालना तो एस्टिमेट करना है वैल्यू एक वेरिएबल की। पहली मजबूरी तो यह कि तुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जब इक्वेशन निकालने के तो इक्वेशन कहता चल जा पहले b की वैल्यू निकाल करके आ। एक और मजबूरी बना दिया, क्या? चल जा पहले रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल के आ। समझा क्या दोस्तों? फ्लो समझा इस चैप्टर का? हाँ या ना? दोस्तों ये मेरे बैकग्राउंड का पात्र बनता है फ्लो ऑफ द चैप्टर। आप जब भी रिवाइज करना शुरू करें इस चैप्टर को, आप ये बैकग्राउंड के साथ इन 3 एम को पहले स्थापित करिए अपने दिमाग में। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई आपको, हाँ भाई मुझे एस्टिमेट करना है, और वो कहां से क्लियर हो गई? एम नंबर 3 को देख करके। लेकिन एम नंबर 3 तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक एम नंबर 2 अचीव ना हो जाए। बोलो हाँ या ना? एम नंबर 2 तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक एम नंबर 1 अचीव ना हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है?
दोस्तों आइए अब डेफिनेशन लिख लिए हमारे एम नंबर 3 पे, फाइनल एम पे डेफिनेशन लिखिए। मैं कह रहा हूं बोलना बताना सच है कि नहीं। रेग्रेशन मींस स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये को रिलेशन है। रेग्रेशन मींस एस्टिमेटिंग, पता करना, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज ऑलरेडी नोन। हाँ या ना? यस। लिखिए इसी को, लिखिए। रेग्रेशन मींस estimating the value of one variable। इसको दोस्तों हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, दोस्तों जिसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। अभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ another वेरिएबल। दोस्तों जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे बताइए दोस्तों, यदि मान लीजिए मैं कहता हूं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल्स टू 5। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कौन, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है, 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। फाइंड x की वैल्यू निकालिए जबकि y की वैल्यू 5 है, तो मुझे बताइए कौन सा है डिपेंडेंट और कौन सा है इंडिपेंडेंट? जिसकी वैल्यू निकालना है वो क्या है? डिपेंडेंट। तो मैं ये कह दूं क्या यहां पे दोस्तों एग्जांपल में मेरा x क्या है? डिपेंडेंट। और दोस्तों y क्या है मेरा? इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया, लिख लिया। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, इस चैप्टर में ध्यान देना, एक यही चैप्टर है मैं जहां कह रहा हूं आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना जरूरी है। आपको लगता है प्रोबेबिलिटी टफ है, तो मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है। आपको लगता है थ्योरेटिकल टफ है, तो थ्योरेटिकल टफ नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता है पढ़ाने में तो वो एमओसीटी, एमओडी, को रिलेशन और रेग्रेशन को लगता है। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल मुझे टाइम नहीं लगता उतना पढ़ाने में, अनटिल एंड अनलेस मैं क्वेश्चन बढ़ाता जाऊं उसमें, क्योंकि उस क्वेश्चन की भूख खत्म नहीं होती उस चैप्टर में। ऐसा तो और कर लेते हैं और कर लेते हैं और कर लेते हैं, खत्म ही नहीं होती भूख क्वेश्चंस की। इसलिए मैंने 108 120 क्वेश्चन निकाले हैं, जो उस क्वेश्चन में एक बार पूर्ण विराम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी में। पिछले बैच में ये हो गया था क्वेश्चन खत्म ही नहीं होने का नाम, और कर लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कैसा है, लिमिटेड क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन के ओरिएंटेशन को पकड़ने में बहुत चैलेंज आता है बच्चों को। ये लिख लिया। अब दोस्तों सुनिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। सुनिएगा, मैंने कहा जब मैं 100 रुपए का एडवर्टीजमेंट करता हूं दोस्तों, तो मुझे 500 रुपए की सेल होती है, ठीक है। जब मैं 90 रुपए का एडवर्टीजमेंट करता हूं तो 450 रुपए की सेल होती है। जब मैं 80 रुपए की एडवर्टीजमेंट करता हूं तो 350 की सेल होती है। तो बताओ जब मैं 125 रुपए की एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मेरी सेल्स कितने की होगी? अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा वेरिएबल है डिपेंडेंट और कौन सा है इंडिपेंडेंट? आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है तो ये क्या हो गया, और y की वैल्यू निकालना है डिपेंडेंट। लिखो यहां पे x इज क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट, और दोस्तों y की वैल्यू क्या आपकी, डिपेंडेंट। यस, राइट आंसर लिखा। अब इसी का उल्टा कर दूं दोस्तों मैं, हालांकि देखो रिलेशन हमेशा एडवर्टीजमेंट से सेल्स में जाना चाहिए, पर मैं एग्जांपल के वर्ड्स को सेम रखने के लिए मैंने सेम एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया। कह रहा है जब 500 रुपए का सेल करने के लिए मुझे 100 रुपए का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, 550 का सेल करने के लिए इतने का, 350 के लिए इतने का। इस बार दोस्तों बताओ 600 रुपए का सेल्स करने के लिए कितने का एडवर्टीजमेंट करूं? एक्स है एडवर्टीजमेंट, एक्स निकालना है इस बार डिपेंडेंट। दोस्तों क्या y की वैल्यू दी हुई है तो y क्या हो जाएगा मेरा, इंडिपेंडेंट। बोलिए क्या पॉइंट क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर।
दोस्तों मैं यहाँ पे क्रक्स लिखवाना चाहता हूँ, आपको लिखिए, क्रक्स लिखेंगे, ये लिख लिया बॉक्स में, लिखिए क्रक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिखिए जिसकी वैल्यू थोड़ा हिंदी संभाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है, मराठी भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज, वो क्या है दोस्तों, जिसकी वैल्यू पता है दैट इज इंडिपेंडेंट। जिसकी वैल्यू निकालना है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है दैट इज दोस्तों क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट। लिख लिया, सिर्फ छोटी मोटी बेसिक डेफिनेशन चल रही हैं और ये चैप्टर इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये वर्क बुक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रहेगी आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ICAI मॉड्यूल और आपके सभी चीज़ों के लिए। मतलब यदि एग्जाम के एक दिन आप पहले पूछेंगे सर हम स्टार्ट्स में कौन से चैप्टर के लिए बस हम आपकी बुक वर्क बुक को छोड़े, तो मैं कहूँगा कोई भी बुक चैप्टर नहीं रहेगा ऐसा, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो चाहे थ्योरेटिकल हो, पर्याप्त सवाल रहेंगे, हर वैरायटी के सवाल कवर रहेंगे एग्जाम के दिन, बोले सिर्फ कॉन्सेप्ट हैंडबुक में रिलाई करके आप जा सकते हो। बंद करना है AC, देखो हुआ क्या, हो गया ना दोस्तों, लिख लिया। अब मुझे एक बार फिर से रिवाइज कराओ, पहला एम क्या है, फाइनल एम क्या है तुम्हारा, एम नंबर 3 कहता हूं, फाइनल एम क्या है सर, एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को पता करना जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बताएं। कैसे करेगा पता, जब बिना इक्वेशन के, हाँ चलो सर एक और एम बन गया, इक्वेशन निकालना, जिसे हम क्या कहते हैं रेग्रेशन इक्वेशन। अरे कैसे निकालेगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए और b की वैल्यू पुट कर, सर a तो रेग्रेशन पैरामीटर वो अपने आप बन जाएगा, लेकिन b यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट उसे हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट, वो तो कैसे निकालेगा, हाँ चलो सर एक और एम बन गया, एम नंबर 1, क्योंकि बिना एम नंबर 1 के तुम एम नंबर 2 अचीव कर सकते हो क्या, नहीं, और बिना एम नंबर 2 अचीव करके अपना फाइनल एम अचीव कर सकते हो क्या, नहीं। दोस्तों अब यहां पे मैं आपको फिलहाल पहले आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका एम नंबर 2 यहां बाजू में लिख लेना इसके, ये आपका कौन सा एम नंबर है, एम नंबर 2, पर हम पहले डील करेंगे पूरा एम नंबर 1 में, मैं उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एम नंबर 2 का, ताकि एम नंबर 2 का फ्लो तैयार करते करते हम एम नंबर 1 में अपने आप शिफ्ट करेंगे। अभी यहां पे अब सुनना दोस्तों, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल that is dependent, we need to put the value of another variable in an equation। क्या ये बात सच है कि हमें यदि एक वेरिएबल की वैल्यू पता करना है तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा एक इक्वेशन में, हाँ है ना। एंड दोस्तों सो वी नीड टू हैव वन इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, रेग्रेशन, और यहीं पे जन्म होता है किसका, एम नंबर 2 का। हुआ क्या, आइए दोस्तों अब दो चीजें हैं, सुनना, व्हाट डू मीन बाय y डिपेंड्स अपॉन x और x डिपेंड्स अपॉन y, इसको रट्टाफिकेशन करके मत जाना, समझना दोस्तों, x डिपेंड्स अपॉन y, x डिपेंड कर रहा है, सॉरी y डिपेंड कर रहा है, पहला y डिपेंड कर रहा है, मतलब आपके y की वैल्यू निकालनी है आपको, और क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, तो आप बोलेंगे y डिपेंड्स अपॉन x, जिसकी वैल्यू निकालना है वो डिपेंडेंट है, तो y डिपेंड्स, x डिपेंड्स अपॉन y, मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है इस बार, और y की वैल्यू दी हुई है, समझा क्या। तो ये हमें क्वेश्चन देख के पता करना होता है, यदि वो कह रहा है x की वैल्यू इतनी, बताओ y कितना, तुम y ऑन x यूज करोगे कि x ऑन y, y ऑन x, क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू दी हुई तो क्या बोलोगे, x ऑन y। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से हमारी चॉइस है हम क्वेश्चन में कैसा वेरिएबल यूज करें, यदि x की वैल्यू निकालनी तो x ऑन y यूज करेंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो y ऑन x। ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, तुम सब लोग क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोचते सर ऐसे रट्टा मार लिए देखेंगे कब लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, यहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा। फिर से पूछता हूँ दोस्तों, y ऑन x होगा, मैं y डिपेंड्स अपॉन x कहूँगा, y ऑन x मतलब y की वैल्यू निकालनी है, x ऑन y मतलब x की वैल्यू निकालनी है,
सुनना दोस्तों, अब जनरल फॉर्म कैसा होता है। अब देखो जनरली हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है ना वो LHS साइड में पड़ा हुआ रहेगा। जैसे आपको y की वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ, तो आपका बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये कह रहा है तो भाई y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकाल ले, ठीक है, यहां पे a और b की वैल्यू पुट कर दे, तेरा y ऑन x का इक्वेशन आ जाएगा, एम नंबर 2 अचीव हो गया। मैं मान लेता हूं कि मैंने a और b की वैल्यू एम नंबर 1 अचीव कर लिया एक बार के लिए, मेरे पास a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, तो आप क्या करोगे, सर a की वैल्यू है आपके पास 2, b की वैल्यू है 3, मैं कह रहा हूं बताओ x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी मैं कह रहा हूं बताओ y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 3 है। तुम कहोगे सर ये तो फाइनल एम है, पहले इक्वेशन तो बताओ, तो मैंने कहा इक्वेशन के a और b, हाँ चलो वो निकाल के दे दिया मैंने आपको, मतलब एम नंबर 1 अचीव हो चुका है हमारा। क्या एम नंबर 2 अचीव कर लेंगे, हाँ सर देखिए आपको y की वैल्यू निकालना है तो y ऑन x की x ऑन y, y ऑन x मतलब y इज इक्वल टू a प्लस, तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3x। क्या दोस्तों आपने एक इक्वेशन बना लिया, क्या यहां पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे, अब 3 3 9 प्लस 2 कितना 11, क्या y की वैल्यू बता देंगे, हाँ ले y की वैल्यू कितनी 11, समझा क्या। तो यदि आपको y ऑन x निकालना है तो आप a और b की वैल्यू प्राप्त करिए अपने एम नंबर 1 से, यहां पे लाके पुट करिए, इक्वेशन बनाइए, वेरिएबल की वैल्यू पुट करिए और अपने मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू लेके जाइए। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा अब x ऑन y है तो दोस्तों x इज इक्वल टू a प्लस बी y आ जाएगा इस बार। अगेन a और b की वैल्यू पुट करिए, x ऑन y बनाइए, y की वैल्यू पुट करिए और x की वैल्यू लेके जाइए। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसको मैं कहता हूं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, यदि a की वैल्यू a और b की वैल्यू डायरेक्टली पता है तो जनरल फॉर्म में पुट कर दो और अपना आंसर लेके जाओ। समझा क्या। यदि a और b की वैल्यू पता है तो इक्वेशन बना लोगे, और यदि एक बार इक्वेशन बना लिया तो क्या वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे अपना फाइनल एम। हाँ दोस्तों फ्लो सही जा रहा है दिमाग में। बस मैं अभी भी कह रहा हूं ये चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, आपको एग्जाम में इतना परेशान करता है चैप्टर का फ्लो दिमाग में सही तरीके से गया, आपको एग्जाम में रिवीजन करने में सिर्फ मात्र 10 मिनट लगेंगे, वरना 2-3 घंटे भी खर्च कर दो तो लगेगा कल भगवान भरोसे जा रहे हैं एग्जाम में, बन गया तो ठीक वरना मंटाधार हो जाएगा। और यदि फ्लो सही है चैप्टर का तो आपकी कॉन्फिडेंट है, अरे यहीं से तो आएगा सब कुछ, क्या आएगा इसके बाहर, पूरा फ्लो तैयार है मेरा तो यार, ऐसे कैसे बाहर से पूछ लेगा, देख लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्ट्स में इट्स ऑल अबाउट बस MOCT MOD छोड़ दो और को रिलेशन छोड़ दो, इसी में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिक करेंगे, बाकी किसी भी चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्लिक ही नहीं करेंगे। आपके मन में एक ही दुविधा रहेगी, सर हम यही नहीं समझ पा रहे थे कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और उसके लिए बस चैप्टर का अप्रोच और फ्लो सही चाहिए बस। और बाकी 3 चैप्टर जो बच्चे हैं हमारे, प्रोबेबिलिटी और मैं प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल आपके लिए अलग है, पर हम मेरे लिए वो एक ही चैप्टर है दोस्तों। मैं उस एक चैप्टर को कह रहा हूँ मुझे पढ़ाने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा, पूरा 1 हफ्ता, जिसमें लगभग मैं आपको 4 दिन प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और 3 दिन आपको मैं इस पे दूंगा थ्योरेटिकल पे। पर चैप्टर का नाम हमारे लिए क्या होगा इस बार, प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो ये एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, ये थ्योरेटिकल आपका, समझा क्या दोस्तों। क्योंकि आपके मन में एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा बाद में, सर समझ ही नहीं पाया कि बाइनोमियल लगाना था कि प्रोबेबिलिटी लगाना था तो अरे भाई तू छोड़ ना, अपने लिए एक ही चैप्टर है वो, तो मत लगाना, तो बाइनोमियल क्लिक नहीं किया ना तो प्रोबेबिलिटी आंसर निकाल डायरेक्टली, मत कर थ्योरेटिकल, मत ही पढ़, छोड़ दे, तो भी तेरे आंसर सही आएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा थ्योरी और प्रॉपर्टीज के लिए, तो पढ़ेंगे उसको अलग तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाएं दोस्तों। अब लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म दोस्तों लिखना मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एम नंबर 1 करेंगे, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तब आएगा ये, एक बार समझना फिर भी। y माइनस वाई बार, दोस्तों y बार क्या है, मीन इज इक्वल टू b। दोस्तों इस बार आप y ऑन x कर रहे हो तो यहाँ पे b के आगे लिखना y ऑन x, तो ये बताता है y ऑन x ये दर्शाता है कि y ऑन x है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे, और ब्रैकेट में यहां लगाते हैं हम x माइनस एक्स बार, ठीक है। और दोस्तों पॉइंट फॉर्म में x का इक्वेशन क्या बनता है, x माइनस एक्स बार, b कैसा, y ऑन x की x ऑन y, x ऑन y वाला y डिवाइड बाय y माइनस y बार। दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा सर चलो x बार और y बार तो हम निकाल लेंगे, वो तो मीन है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात ये है सर ये व्हाट अबाउट दिस b, अरे मैं तो कह रहा हूं मसला तो b का ही है ना सब जगह पे, यहां पे b कैसे निकालेंगे, जब तक b नहीं पता लगेगा क्या तुम इक्वेशन बना पाओगे।
तुम नीचे वाले इसमें भी आप एक्स बार और वाई बार तो निकाल लोगे, वो तो मीन है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय। लेकिन व्हाट अबाउट दिस बी दोस्तों, फिर यहां पे लाइन लिखा है हियर ए एंड बी आर रेग्रेशन कोएफिशिएंट। अब सुनिएगा, अब दोस्तों यहां से मैं आपके पूरा एम को स्थापित करने जा रहा हूं, सुनना। फ्रॉम द अबव वी कैन क्लियरली सी दैट वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। हम इक्वेशन तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास क्या ना हो, b का वैल्यू हाँ है ना। यदि y ऑन x बनाना चाहते हो तो b y ऑन x चाहिए, और x ऑन y बनाना चाहते हो तो b x ऑन y चाहिए। एंड हियर कम्स द न्यू एम, और नया एम क्या है हमारा, एम नंबर 1 बनता है दोस्तों, दैट इज रेग्रेशन कोएफिशिएंट। अब देखिए, यदि मैंने आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का तरीका दे दिया तो क्या दोस्तों आप इक्वेशन बना लोगे, और यदि इक्वेशन बना लिया तो क्या वेरिएबल को वैल्यू पुट करके एस्टिमेट कर लोगे। हाँ दोस्तों, यहां से मेरे 3 एम निकल करके आते हैं, 1 2 और 3। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अपना चैप्टर का पहला एम, दैट इज एम नंबर 1, रेग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी भी मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, मैं आपको सिर्फ चैप्टर का बैकग्राउंड तैयार करने में लगा हुआ हूं, ना कोई फॉर्मूले लिखे ना कोई थ्योरी लिखी, बस फ्लो बनाने में समय लगा मुझे। मैंने दोस्तों जितना बताया भी, आप लो 1 मिनट पूरा फ्लो फिर से देखो, एक बार खुद से देखो, उस चैप्टर के फ्लो को देखो। एक बार पूरे चैप्टर के फ्लो को ध्यान से देखो दोस्तों। रोशनी कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, अपन आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अपने पास अच्छा टाइम है, तो वो 25 क्वेश्चन के बाद फिर नया चैप्टर शुरू करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, मतलब 45 मिनट चैप्टर शुरू करने मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों हो गया ये पढ़ लिया, आगे बढ़ जाऊं, पढ़ा दोस्तों। यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हो एग्जाम्पल की जगह पे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y given that x is equals to 25, given that x is equals to 25। मुझे बताइए, मैं आपसे मांग रहा हूं y का वैल्यू बताओ जब x का वैल्यू 25 है। दोस्तों इसका फ्लो मैं लिखूं, मैं इसका ये एग्जांपल मेरा आंसर निकालने के लिए नहीं है, यदि मैं इस चैप्टर का फ्लो लिखूं तो सबसे पहले आप बोलोगे सर निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते बताओ। क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्यों, आपके पास क्या नहीं है, कोएफिशिएंट। तो लिखो दोस्तों यहां पे, नहीं निकाल सकते। दोस्तों क्यों, वी नीड, क्या चाहिए हमें, वी नीड इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन भी नहीं निकाल सकते। अच्छा इक्वेशन क्या होता है, मान लीजिए आपका y का वैल्यू निकालना है, तो y ऑन x का इक्वेशन लिखूं कि x ऑन y का लिखूं, y ऑन x का, तो y ऑन x का जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस। लेकिन ये इक्वेशन कोई काम का नहीं, क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंप्यूट, क्या निकालना पड़ेगा, वी नीड रेग्रेशन। और रेग्रेशन कोएफिशिएंट a नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, b। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार कहता हूं, ये है मेरा एम नंबर 1, दोस्तों ये है मेरा एम नंबर 2, और ये वैल्यू जो नहीं निकाल सकते, निकालने लायक हो जाओगे तो वो क्या बनेगा, एम नंबर 3। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिर से एक बार। दोस्तों ये नीचे वाला जो बॉक्स है इसको भी खाली रहने देना, यहाँ फिलहाल लिखने के लिए कुछ भी नहीं है अपने पास। दोस्तों ये लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं। अब आइए दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम लोग हमारा पहला एम, दैट इज रेग्रेशन। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है किसी जरूरत क्यों आन पड़ी, एम नंबर 1 लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना रह गया एम नंबर 1। सुनना बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना,
मैं हर एक चीज़ पे दोस्तों, मैं इस पे प्रैक्टिस कराने का बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा पहले इस पे, फिर अगले एम पे जाऊंगा, ठीक है। अरे शांति, यहाँ पे ध्यान दो। अब शुरू करें। वेरी बैड जोक। सुनना दोस्तों, पूरा ध्यान है यहाँ पे। यदि हमें मान लीजिए रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो डिपेंड करता है कि y ऑन x निकालना है कि x ऑन y निकालना है। यदि y की वैल्यू निकालना है तो y ऑन x, और यदि x की वैल्यू निकालना है तो x ऑन y। दोस्तों सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं। पार्थ यहाँ पे ध्यान दे, पार्थ सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले कब कौन से फॉर्मूला लगाना ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और डेटा कैसा दिया हुआ है। तो अब इस बात को लेकर सॉरी इतने फॉर्मूले नहीं, इतने फॉर्मूले भले हैं पर तुझे एट अ टाइम एक ही फॉर्मूला काम करेगा निकालने के लिए। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि डेटा ऑफ क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, और उसकी भरपूर प्रैक्टिस मैं आपको नीचे करवाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिखो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, इफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, यहाँ पहला हेडिंग लिखो, इफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। ये दोस्तों भर भर के ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, एक्स दे दिया पूरा और वाई दे दिया पूरा, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो दोस्तों बी वाई ऑन एक्स निकालेंगे हम लोग। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला याद है? बोलो क्या था? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के बारे में और फिर अंडर रूट ऑफ वाई के बारे में, न्यूमरेटर पूरा एज इट इज, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू, दोस्तों ध्यान देना है, सुनो, ये y ऑन x है, बोलो हाँ। x पे खत्म हो रहा है तो नीचे सिर्फ x वाली बात लिखना है, y वाली बात नहीं लिखना है। लेकिन कैसे लिखना समझना, अंडर रूट में नहीं लिखना है। n अंडर रूट हटा दो, एक्स स्क्वायर का समेशन था डिवाइडेड बाय n था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले चुका हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मीन का होल स्क्वायर था, मीन मतलब क्या, समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे सिर्फ समेशन x रहेगा, माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। समझा क्या दोस्तों? अब मुझे बताओ यदि x ऑन y है, पूरा फॉर्मूला एज इट इज, डिनोमिनेटर में किसकी बात, x वाली बात की y वाली? y वाली। क्या लिखवाओगे फॉर्मूला फटाक से बोलो, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू n वाई स्क्वायर का समेशन, बोलो हाँ है ना, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। बस फर्क कितना है दोस्तों में, जो डिनोमिनेटर में n था मैंने एलसीएम लेकर के लिखा और अंडर रूट को गायब कर दिया, यहां पे लिख लिया। दोस्तों दूसरे केस में लिखना, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन। दोस्तों इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, मैं इसको दोबारा स्थापित कराऊंगा बाद में, ठीक है। कुछ बातें समझो यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। दोस्तों एक्स बार वाई बार, आप चाहे एमओसीटी चैप्टर में लिखो चाहे आप रेग्रेशन में लिखो, दोनों का मतलब तो मीन ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जब लिखा एक्स वाई माइनस वाई बार, तो सॉरी वाई बार क्या है, वाई बार वही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये एक्स बार क्या है यार, ये वही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। दोस्तों आर मतलब आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स में आपने आर किसको संबोधित किया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। तो अभी इस चैप्टर में भले यूज करूंगा मैं आर, तो कंफ्यूज, सर ये आर कौन सा, अरे यार वही है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दोस्तों लिखिएगा अगला फॉर्मूला, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यदि एक्स पे खत्म हो रहा है तो डिवीजन में हमेशा क्या आएगा, एक्स वाली बात आएगी। और दोस्तों ये है हमारा आर इंटू, मुझे बताइए क्या, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब इस सिग्मा का मतलब कुछ और नहीं, सिग्मा मतलब क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन के, बताओ कौन कौन से। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। और दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, पूरा अंडर रूट ले लिया था उसका अपन ने। दोस्तों लास्ट फॉर्मूला, कोवेरिएंस इज गिवन, कोवेरिएंस इज गिवन। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। दोस्तों हमारा कार्ल पियर्सन का कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
दोस्तों यहां पे है ये y ऑन x, तो सिर्फ x वाली बात कि y वाली भी, सिर्फ x वाली, तो दोस्तों बस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर आएगा, ये वेरिएंस आता है यहाँ पे। सेम वही पूरा फॉर्मूला, को वेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ का स्क्वायर। मुझे बताइए पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा लग रहा है कि सर अब हम लोग रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने लायक हो गए, निकालने की प्रैक्टिस करेंगे अभी? अच्छा अब एक बात बताओ, यदि इन फॉर्मूले के माध्यम से आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन निकालना सीख लिया, आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन निकाल लिया b, तो क्या आप इक्वेशन बना लोगे? हाँ, और इक्वेशन बना लिया तो क्या अपना मेन चैप्टर का जो फाइनल एम था, जो डेफिनेशन थी, एस्टिमेट करना एक वेरिएबल की वैल्यू को जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है, क्या वो वाला एम अचीव कर लोगे? हाँ या ना? हाँ। दोस्तों आइए अपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं अब इस फॉर्मूले में को कैसे लगाना और क्या लगाना और कब किस फॉर्मूले के बारे में सोचना। दोस्तों रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी है, निकालो रफ कॉपी। निकाला रफ कॉपी? मतलब नहीं चलाना है रफ कॉपी, और बेचारी का पेज ही फड़वा रही है। लिखना हेडिंग, हाँ बंद करना है दोस्तों, हेडिंग लिखो, डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखना है। बंद हुआ क्या वहाँ का? नहीं, डॉक्टर हैंड राइटिंग मतलब घिस्टवा में लिखो, अपने लिए लिखो, बस तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है? बोलूं बंद हुआ? मतलब अपने को एसी का प्रॉब्लम हर रूम में रहा है आज तक, क्यों? अब लिखना दोस्तों, कार्ल पियर्सन, केपी लिख दो, 2 एरो निकालो वहां से, कार्ल पियर्सन से 2 एरो निकालो, दोनों फॉर्मूला लिख के बताओ। पहला कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला क्या है कार्ल पियर्सन का? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, लिखो लिखो लिखो, मेरे को बताओ मत, लिखो दोस्तों। ये सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो कार्ल पियर्सन का कौन सा फॉर्मूला? लिखो, लिख लो, फिर टैली करेंगे अपन। भूमि लिख लिया? रुद्रा क्या लिखा? n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन अपॉन n, n समेशन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। हो गया दोस्तों, पूरा सेम वाई के लिए लिखा। लिखो एसपी, स्पीयरमैन को लिखो एसपी, निकालो एरो, उसके नीचे लिखो उसका फॉर्मूला, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन, पूरे में अपॉन की समेशन डी आई स्क्वायर के अपॉन, बस अपॉन n इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। कार्ल पियर्सन का सीसीडी का लिखो फटाक से एरो बना के। सीसीडी का क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट का था क्या? R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। वरुण याद नहीं है? 2c माइनस m अपॉन m। दोस्तों यहाँ पे c क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, m क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक कम। यदि 2c माइनस m पॉजिटिव आता है तो दोनों तरफ पॉजिटिव, यदि 2c माइनस m को सॉल्व करें नेगेटिव आता है दोनों तरफ नेगेटिव। अब लिखिए हेडिंग b y ऑन x, b और वहां से 3 एरो निकालो, b y ऑन x से 3 एरो निकालो, 1 2 3। b y ऑन x, b ये रहा ना, अभी लिखा, ये देखो ये b y ऑन x लिखा। तो दोस्तों यदि सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो क्या रहेगा फॉर्मूला? लिखो पहले एरो के नीचे, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन तो क्या रहेगा? n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन कार्ल पियर्सन ये पूरा अपॉन n एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा एज इट इज है हमारा कार्ल पियर्सन, बस डिवाइड में सब सेम ही है पूरा, अंडर रूट, अंडर रूट नहीं है बस यहाँ पे लिखा दोस्तों। अच्छा y ऑन x था इसलिए नीचे x वाली बात करी तुम लोगों ने। हाँ अब यदि मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो क्या रहेगा? लिखो 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 लिखो, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा
एक्स। दोस्तों कोवेरिएंस दिया हुआ है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय समेशन, ठीक है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों अब लिखो कोवेरिएंस का फॉर्मूला, लिखो के दिखाओ कॉपी में। कोवेरिएंस लिखो, हेडिंग, हेडिंग लिखो कोवेरिएंस, 2 एरो निकालो कोवेरिएंस से। दोस्तों एक इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, सिग्मा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। लिखो कोवेरिएंस का फॉर्मूला, नहीं वो दूसरा है दोस्तों, 2 फॉर्मूले, डिवाइड बाय एन स्क्वायर वाला नहीं, डिवाइड बाय एन वाला। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, दोस्तों यहाँ पे चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पे अपना कोवेरिएंस क्या होता है बताओ मेरे को। इस पूरे चैप्टर में कोवेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा, इसलिए लिखता हूँ यहाँ पे, एक ही लिखता हूँ मैं, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। मुझे बताओ एक और फॉर्मूला कौन सा है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन स्क्वायर। पर मैं यहाँ नहीं लिख रहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। हो गया दोस्तों ये। अब मुझे बताओ, अब लिखो हेडिंग, लिखो बाजू में कोवेरिएंस का लिखा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लिखा। अब लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, लिखो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला लिख के बताओ मेरे को। सिग्मा एक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब मुझे पता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। मुझे बताइए दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का अपॉन, दोस्तों सिग्मा वाई का बताओ, अपॉन एन। दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले को इसके नीचे भी आप लोग लिख लीजिए अपने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में, यहाँ पे इन तीनों के फॉर्मूले को दोबारा लिखो एक बार यहाँ पे, ताकि जब भी करो रिवीजन तो रिवीजन का पात्र जरूर बने। लिखो लिखिए, फटाक से लिखिए। क्या हुआ, वैष्णवी हो गया? हाँ अरे अपन बात करते हैं क्लास के बाद, नहीं है टेंशन मत लो, ठीक है। अरे अभी तो ध्यान दे दे तू क्लास में पहले। तेजल हुआ, लिख लिया दोस्तों, आगे बढ़े। आइए अब आप लोग रफ कॉपी में दोस्तों अपने हिसाब से सोचो। मुझे यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स निकाल के देंगे आप लोग, ठीक है, पर कौन सा फॉर्मूला लगाना ये तुम्हारी चॉइस है। मुझे बताइए क्या तुम्हें नहीं लगता है सम ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन का आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पे, लगाओगे फॉर्मूला? आंसर बताओ, आंसर है मेरे पास, टैली करा सकते हो अपना आंसर। 9 तो 9 इज द राइट आंसर। दोस्तों सब लोग ट्राई कर रहे हो, बताइए फॉर्मूला कौन सा बी वाई ऑन एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला लगाऊं, कोवेरिएंस वाला लगाऊं कि ऑल दी ऑब्जर्वेशन वाला लगाऊं? ठीक है, आप कहना चाहते हो एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही वाला फॉर्मूला लगाना है मेरे को? ठीक है, लगा के आंसर दो दोस्तों। एन मैं अपना पुट कर रहा हूं, आप अपना लगाइए। 5 समेशन एक्स वाई कितना, कुछ करेक्शन तो नहीं निकला यहाँ पे? हाँ नहीं है। समेशन एक्स वाई कितना है दोस्तों? 540। समेशन एक्स कितना है? 15। समेशन वाई है 150 डिवाइडेड बाय एन कितना है दोस्तों? 5। एक्स स्क्वायर का समेशन मतलब क्या 55 की बात कर रहा है ये? हाँ। मुझे बताइए समेशन एक्स का होल स्क्वायर मतलब 55 का होल स्क्वायर कि 15 का होल स्क्वायर? 15 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। इतना करने के बाद हम क्या करना चाहेंगे? पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करना चाहोगे कि डिनोमिनेटर? पहले डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके एम प्लस में डाल दो। करो, अपने आप करो इस कैलकुलेशन को। मैं फिर भी तुम्हारे लिए ऊपर कर देता हूं। मेरा आ रहा है यहाँ पे 5 इंटू 540 इज इक्वल्स टू एम प्लस और 15 इंटू 150 इज इक्वल्स टू एम माइनस एम आर सी। ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में 450 और दोस्तों नीचे आएगा 5 इंटू 55 इज इक्वल्स टू एम प्लस और 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू एम माइनस एम आर सी। 50 आ रहा है दोस्तों? क्या आप सभी का यहाँ पे 9 आ गया?
दोस्तों सबका आया क्या? मुझे बताओ यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला सही लग रहा है? अरे यार क्या बात कर रहा है, सोच एक बार, यहां पे सोचो दोस्तों, सुनो 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 ठीक है सुनना, n समेशन एक्स वाई दिया है क्या? नहीं। समेशन एक्स वाई दिया है क्या? नहीं। इंटू समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, समेशन एक्स तो चलो है, इंटू समेशन वाई भी कर देंगे, अपॉन एन एक्स स्क्वायर का समेशन एक्स स्क्वायर दिया है क्या समेशन में? नहीं। मतलब ये बात तो पक्की है, ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला पिट गया। अब मैं सोचा चलो आर निकाले, अरे आर कहां से निकालेंगे, कार्ल पियर्सन ने भी कुछ नहीं दिया ना, आर तो दिया है तब सोचो, वरना सोचो ही मत उसके बारे में, पिट गया। तीसरा फॉर्मूला, चलो कोवेरिएंस नहीं दिया है, निकाल सकते हो क्या? ये देख रहे हो, ये पूरा बैठा किसके लिए है? कोवेरिएंस के लिए। क्या होता है कोवेरिएंस? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन, ये देखो दिया हुआ है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सर आपको कैसे पता ये एक्स बार है और वाई बार है? चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों एक्स बार कितना होता है मेरा, समेशन एक्स अपॉन एन, मतलब 15 अपॉन 5 कितना 3, और वाई बार कितना होता है समेशन वाई अपॉन 5 150 अपॉन 5। दोस्तों क्या ये वाकई में अपने मीन से डेविएटेड है दोनों के दोनों? इसका मतलब क्या आपको एक समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया है? क्या कोवेरिएंस निकाल सकते हो? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो? अब रुक जाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनना। कोवेरिएंस निकाल सकते हो? बोलो हाँ। सर अब क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें चाहिए अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अरे ये देखना एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है क्या, अपॉन एन। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो? यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, कोवेरिएंस निकाल लिया, तो क्या बी का फॉर्मूला तीसरा वाला लग जाएगा? हाँ चलो करो, 9 आंसर राइट है। दोस्तों हमें सबसे पहले यही देखना है, मैं कह रहा हूं एम नंबर 1 को अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब एम नंबर 1 को अचीव करने के लिए थोड़ा आप सब कुछ दे देगा, ले बेटा फॉर्मूला लगा ले, निकलवाएगा भाई। तू फॉर्मूले के अंदर जो चीज लगने वाली तू पहले वो निकाल, फिर फॉर्मूला लगा, फिर एम नंबर 1 अचीव होगा, फिर एम नंबर 2 पे जा, फिर एम नंबर 3 पे जा। दोस्तों जो ये तीसरा वाला केस है ना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, अज्यूम मीन पर डाल दिया इसको मैंने, डेविएट कर दिया है। दोस्तों इसको होल्ड कर लेना है तो इसको कैंसिल ही कर देना, आप सीधे केस डी पे आ सकते हो, उसके बाद केस डी और ई पे आ सकते हो, पर पहले आप लोग पहले केस बी पे करना। सी वाले केस पे टाइम वेस्ट मत करना, सी वाले केस पे आंसर नहीं आएगा, सी वाले पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, सीधे डी और ई पे आ जाना। कितना सबका 9 आएगा आंसर, सी में मत टाइम वेस्ट करना, मैं इसका रीजन दे दूंगा बाद में। दोस्तों बी वाला हो गया क्या सबका? आया सबका 9? यहां पे आया क्या? बी हुआ आप लोगों का? दोस्तों मुझे बताइए सबसे पहले कोवेरिएंस निकालेंगे, हाँ या ना? कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस अपॉन एन। मतलब दोस्तों ये कितना है कोवेरिएंस मेरे पास दिया हुआ है 90 अपॉन एन कितना है 5। दोस्तों कितना हो गया ये? 18 हो गया। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की एक्स पे खत्म हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लिखूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया है? 10 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये अंडर रूट 2 आ गया? लेकिन दोस्तों मुझे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लगने वाला है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकाल लूं क्या? वो कितना हो जाएगा मेरा? 2। अब बताइए आपके बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला कौन सा? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 18/2 कितना आ गया? 9। दोस्तों पॉइंट क्लियर है? आइए केस नंबर डी आप लोग स्वयं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बताऊं? ऑल ऑब्जर्वेशन वाला। अरे सर ये समेशन एक्स वाई देखता है ना, चमक जाता है कि पहला लगा लो, और वो समेशन, और दोस्तों जब ये देख लो ना, ये इसके दर्शन हो जाएं तो समझ जाओ कोवेरिएंस लगाना है। बहुत ही घटिया सवाल, कैलकुलेशन भी इजी कर दिया इसमें तो, समेशन एक्स और समेशन वाई को 0 करके, हाँ या ना? सबका 9 आया क्या? पार्थ
मुझे बताओ बी वाई ऑन एक्स, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय दोस्तों एन एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब बस मुझे बताइए एन कितना दिया हुआ है 5, दोस्तों समेशन एक्स वाई कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ यार, हाँ 90, समेशन एक्स 0 है दोस्तों, 0 इंटू 0 0 रहने दूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, अपॉन एन अगेन 5, एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 10, समेशन एक्स का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 0 का होल स्क्वायर 0। अंकित अरे ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो ये पूछेगा बाद में इसलिए पूछ रहा हूं, बता अभी डाउट है तो। ऑनेस्टली तो ऐसे डाउट्स को कभी इग्नोर नहीं करना, पूछ लेना चाहिए। और अंकित इसमें सही है, 5 इंटू 90 कितना हो गया दोस्तों 540, सॉरी 450 डिवाइड बाय 50, अगेन 9 आ गया क्या दोस्तों, हाँ। इससे घटिया सवाल के दर्शन हो सकते हैं क्या, नहीं। कोवेरिएंस दे दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोवेरिएंस वाला, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। मुझे बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं क्या, तो ये जो दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स यही है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हाँ। कितने लोगों को क्लिक नहीं किया ये बात, कितने लोग इसका अंडर रूट ले बैठे, घर जाकर के कमरा बंद करके मुर्गा बनना है 2 मिनट, ठीक है। मतलब भाई वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कोई तो वेरिएंस कहते हैं। दिया तो चासना ही है भाई। अंकित जा रहा है कि नहीं शनिवार को, नहीं जा रहा है ना, भरोसा नहीं है तो मेरे फॉर्मूले पे हाँ अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई जो करना है सब कर लेना एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये 18/2 कितना 9। या तुम लोग को ये क्लिक नहीं किया कि वेरिएंस ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को तो वेरिएंस कहते हैं। अच्छा फिर से पूछो, ईमानदारी से बताना कितने लोगों को क्लिक नहीं किया था एक बार प्लीज। यहां फर्स्ट बेंच में हो गया था क्लिक, हम लोग सर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों यहां पे हमारा अचीव होता है एम नंबर 1। अब एक बात बताओ, यदि एम नंबर 1 अचीव करने की क्षमता आ गई है तो एम नंबर 2 अचीव कर लोगे क्या, कैसे सर, हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब या तो जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे बी की वैल्यू को, या तो पॉइंट फॉर्म में पुट कर देंगे। अच्छा एम नंबर 2 अचीव कर लिया तो एम नंबर 3 अचीव कर लोगे क्या, कैसे, अरे सर वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। दोस्तों आइए साक्षात दर्शन करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन के, ठीक है। सुनना 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। इस 3 क्वेश्चन के बाहर चैप्टर में कोई चौथा क्वेश्चन नहीं बन सकता, या वो खुद एक सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो जाएगा, अरे हाँ यार सारे वर्स्ट केस सिनेरियो 30 क्वेश्चन के अंदर कवर है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तीनों एम पे नहीं आएगा, वो एम नंबर 1 दे देगा, अरे सुन ये ले कोएफिशिएंट ले चल जा y की वैल्यू बता। अरे हाँ कोएफिशिएंट तूने दे दिया तो मेरा एम नंबर 1 में मेहनत करूंगा क्या मैं, नहीं, पहले एम नंबर 2 पे मेहनत करूंगा फिर अपना फाइनल एम अचीव करूंगा। समझा क्या दोस्तों, या तो आपको करेगा अरे इक्वेशन भी यही है, अरे कोएफिशिएंट भी ये, इक्वेशन भी ये ले, तू जा बस वैल्यू बता दे, तो सीधे एम नंबर 3 पूछ लिया। समझा क्या दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल सुनना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एम नंबर 1 एम नंबर 2 का बॉक्स देख रहे हो, मैं जिस फ्लो में बॉक्स पढ़वाऊंगा उसी फ्लो में रिवीजन करना। मतलब आपके लिए रिवीजन के केस में हमेशा एम नंबर 1 पहले रिवाइज करना है आपको, फ्लो करने के बाद, जो फ्लो समझने के बाद मैं बताऊंगा रिवीजन का फ्लो कैसा रहेगा इसका, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है मैं लिखता हूँ एक बार, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 4 5 5 8 10, और ये दिया हुआ है 6 7 9 10 12 और 12। मुझे एक बात बताओ, सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले छोड़ो इस क्वेश्चन में दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट करो। फाइंड द रेग्रेशन इक्वेशन कह रहा है, अरे यार एम नंबर 2 पे रुक गया तो नहीं, मजा नहीं है। मैं कहता हूं फाइंड, देखो मेरी तरफ से क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। y ऑन x मांगा था ना, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताइए क्या आपको एक वेरिएबल की वैल्यू का एस्टिमेट करना है,
जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे यार, हाँ या ना, हाँ या ना। अब सुनो, ये तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक इक्वेशन नहीं, बोलो हाँ, इक्वेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोएफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहले हमको कौन सा एम अचीव करना पड़ेगा, एम नंबर 1। अब मुझे बताइए, रेग्रेशन निकालने के लिए, रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। पहला, जब सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो वो कार्ल पियर्सन के जैसा वाला फॉर्मूला। क्या यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं? तो मैं चाहूंगा पहले कौन सा फॉर्मूला, बी। अच्छा मुझे बताओ, बी वाई ऑन एक्स निकालू कि एक्स ऑन वाई? आपको किसकी वैल्यू निकालना है? वाई की वैल्यू, तो वाई ऑन एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, बी वाई ऑन। मुझे बताइए फॉर्मूला क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन दिए, एन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन समेशन एक्स, सॉरी एन एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का। दोस्तों अब यहां पे इत्मीनान से देखो, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं आपको? कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना, 6। क्या आपको पहली रिक्वायरमेंट एक्स इंटू वाई की पड़ रही है क्या? तो मैं क्या अगला बॉक्स एक्स इंटू वाई का बना दूं? बताइए एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? डायरेक्टली 12, 28, 45, 50, 96 और 120। चलिए समेशन एक्स इंटू वाई का टोटल कितना आ गया आपका? 351 आया क्या? चलो मैं मान लिया कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट यहां का भी पूरा हो गया, यहां का भी पूरा हो गया। अब आपको चाहिए समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। क्या दोस्तों समेशन एक्स के लिए इसका टोटल बता सकते हो क्या मेरे को? एक्स का टोटल कितना? समेशन एक्स का पहले अब फॉर्मूले में देखो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट, जिस जिसकी रिक्वायरमेंट वो बनाएंगे अपन। 34 आया क्या? आपने समेशन एक्स निकाल लिया, क्या समेशन वाई बता सकते हो कितना? दोस्तों अब आप ध्यान से देखो, आपके पास n है, बोलो हाँ 6। समेशन एक्स वाई निकाल लिया आप लोगों ने, समेशन एक्स निकाल लिया आप लोगों ने, समेशन वाई निकाल लिया आप लोगों ने। अगली रिक्वायरमेंट एक्स स्क्वायर का समेशन, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा अब? एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों चलिए मैं अगला बनाता हूं यहाँ पे, क्या एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 16 25 25 100 कितना आ रहा है दोस्तों? ये 234 आ रहा है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर में समेशन आ गया। अब डिनोमिनेटर में आपके पास n है, एक्स स्क्वायर का समेशन है 234। दोस्तों अब आपको समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, 234 का स्क्वायर कि 34 का स्क्वायर? क्या आपको फॉर्मूले पुट करने के लिए आपने सब कुछ निकाल लिया? निकालो बी। देखना, यदि आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक डायरेक्टली कर रहे हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना, रिवीजन करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, और कॉपी जितनी सही रहेगी आपकी कंसेप्ट नोटबुक, आपके लिए रिवीजन उतना आसान होगा दोस्तों। चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने कोई किसी का आंसर आया? हाँ तो पॉइंट में ही आएगा ना, क्या दिक्कत है? 0.81 इज द राइट आंसर। यहाँ आया भूमि, फर्स्ट बेंच में आया भूमि आंसर 0.81। यहाँ पे निनार, लास्ट में जीनल आया कि नहीं आया? समेशन एक्स वाई 351 पुट किया, माइनस 34 इंटू 56 दोस्तों डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन 234 था क्या? समेशन एक्स का होल स्क्वायर मतलब 34 का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये 2106 आया कि 2166 आया? ये 6 इंटू 351 2106 माइनस 34 इंटू 56 कितना है दोस्तों? 1904 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 234, ये आपका आ गया होगा 1404 माइनस 34 इंटू 34 1156। दोस्तों ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 202 डिवाइडेड बाय 248। हाँ या ना? दोस्तों क्या आपका बी वाई ऑन एक्स यहाँ पे डिवाइड करके 0.81 आ गया?
दोस्तों मुझे बताइए क्या पॉइंट क्लियर है? सबका बी आ गया। अब हम लोगों ने ये तो समझ में आ गया, जब एम नंबर 1 को हमने पढ़ा तो एम नंबर 1 को अचीव भी कर लिया। अब बात आती है सर एम नंबर 2 को कैसे अचीव करते हैं। सुनना दोस्तों, यदि आपको ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली दे देता है वो, सुनना, ये इसका मतलब समझो स्टैंडर्ड, मैंने आपको 2 फॉर्म लिखवाए, एक है पॉइंट फॉर्म, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसको कहते हैं। तो जनरल फॉर्म का मतलब होता है इसको लिखने का तरीका ये है, ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको लिखने का तरीका है। अब जैसे हर एक व्यक्ति का नाम लिखने का तरीका होता है, पहले अपन अपना नाम लिखते हैं, फिर फादर्स नेम लिखते हैं, फिर अपन अपना सर नेम लिखते हैं। मान लो एक नाम है रवि कुमार, ठीक है। अब ये आपने आंसर निकाला अपना, देखो इसमें क्यों इस जनरल फॉर्म का इन्वेंशन किया गया, जनरल फॉर्म का इन्वेंशन क्यों किया गया इसको समझो। एक बंदे ने आंसर निकाला 2x = 3y + 5, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा नहीं मेरा आंसर तो है 2x - 3y = 5। तीसरे स्टूडेंट ने कहा 2x - 3y - 5 = 0। अब तीनों बातें तो सेम लिखी हुई है, देखो ध्यान से, लेकिन अब बोलोगे मेरा तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, वो बोलेगा मेरा तो मैच कर गया, बोलेगा अरे मेरा भी मैच नहीं कर रहा, अरे तीनों एक ही जगह पे फिर भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो हर ऐसे मैथमेटिक्स के चैप्टर में एक जनरल फॉर्म लिख दिया गया, अरे सुन भाई फालतू बात मत करना, जब तू y on x को लिख रहा है ना तो तेरा आंसर मैथमेटिकली जो भी आया होगा LHS RHS अलग अलग आ गया होगा, लेकिन एट द एंड तो अपने आंसर को y = a + bx के फॉर्म में लिख करके देना मेरे को, मतलब y एक तरफ बचा कुचा एक तरफ, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म, ताकि हर एक स्टूडेंट का ऑप्शन टैली करने में दिक्कत ना हो। लेकिन जनरल फॉर्म अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं, वो एक बस प्रेजेंटेशन है, एक चीजों को लिखने का तरीका है। अब कुमार रवि क्या है, LHS RHS उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, और रवि कुमार क्या है, एक जनरल फॉर्म। समझा क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ? और दोस्तों जो पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन है वो एक फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मूला है। अब दोस्तों मुझे यहां बनाना है रेग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, y on x बनाना है, क्योंकि मुझे y की वैल्यू प्राप्त करना है, तो मुझे y on x बनाना है, हाँ या ना? तो y - y बार, y से शुरुआत होगा, y माइनस, अभी लिखना मत, रुक जाओ, कोई नहीं लिखेगा, y - y बार इज इक्वल टू b, कौन सा, y on x वाला जो आपने निकाल लिया, b y on x ब्रैकेट में x माइनस, सर आर यू श्योर ये हमको वही क्वेश्चन देगा जो ढूंढ रहे हैं? मैं कहा 100% श्योर। देखो कैसे, आपको इसमें b की वैल्यू की वजह से आप अपने आंसर को नहीं निकाल नहीं पा रहे थे, आपने अपना एम नंबर 1 अचीव करके बैठ गए हो, 0.81 यहां पे आगे पुट कर देंगे। अब बात आती है x बार और y बार की। क्या x बार तुम्हारे कुछ नया है, इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, होता है एमओसीटी का पार्ट है। x बार कैसे निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 34 डिवाइडेड बाय 6, दो तो मैं 5.67 ले लूं, आ गया y बार, x बार। y बार कैसे निकालेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 6, 9.33 आ रहा है, मैं 9.33 लेता हूं क्योंकि आगे 0.5 से ऊपर कुछ नहीं है, 9.33। अब इस पूरे फॉर्मूले में बताओ कि आपको x बार y बार पता है, क्या आपको b की वैल्यू पता है? इक्वेशन बना लोगे? रुको रुको रुको, कभी रुकना। अब दिमाग में आता है सर ये x और y तो नहीं पता ना, ये वाला x और y, तो पागल हो गया है। अरे ये x और y वो है जो इक्वेशन में रिफ्लेक्ट होंगे, y = a + bx। इसके बारे में सोचते हैं अरे ये तो नहीं पता यार, अरे तू क्या बात कर रहा है, ये तो तेरे वो पॉइंट है जो तू ढूंढ रहा था, y on x के इक्वेशन में रिफ्लेक्ट होने वाले वेरिएबल। समझा क्या? तो हमको यहां पे क्या चाहिए, मीन चाहिए, निकाल लिया। सबसे बड़ा एम था एम नंबर 1, बिना एम नंबर 1 अचीव करे बिना मैं इक्वेशन बना पा रहा था क्या? नहीं। अब बना लूंगा, हाँ। मुझे तेरा ध्यान है, क्या हो गया तेरे को, फीवर है, घर चले जा। देखो अभी ये इस चीज़ को समझो, यहाँ पे तबीयत खराब है मत आओ क्लास। मेरी खुद की तबीयत खराब है, 3 घंटे बाद यहाँ जाकर सिर्फ दवाई खा के सो जाता हूँ। यदि मौसम इतना खराब चल रहा है, जैसे तेरे को कितना समझा रहा हूँ मैं, तू 2 दिन रेस्ट कर, मैं आज आप सभी लोग के बैकअप एक्टिवेट करा दूंगा, सबके। लेकिन यदि तबीयत खराब है दोस्तों तो अपने ऐसे एक्सर्शन मत डालो अपने ऊपर। 2 दिन रेस्ट लेगा तो कल से कम रेडी हो जाएगा, तो क्यों आज अपना तबीयत खराब करने आया इधर फालतू में। और तो एक रिक्वेस्ट, तबीयत खराब है, ट्रस्ट मी गाइस, ये मौसम अभी सही नहीं है, 5-6 दिन की बात और है, अभी छुट्टी ले लो। लेकिन ऐसा एक्सर्शन में मत आओ, जहाँ 2 दिन में तबीयत ठीक हो सकती है वहाँ 6 दिन लग जाएंगे। और मुझे बताइए y - y बार कितना है दोस्तों, अभी कोई नहीं लिखेगा, y - y बार कितना है,
9.33 हाँ या ना, बी कितना है 0.81 हाँ या ना, x माइनस एक्स बार कितना है दोस्तों 5.67। लेकिन अब ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन फिर भी अभी क्या रवि कुमार है कि कुमार रवि है, ये कुमार रवि है। जबकि मुझे y ऑन x को कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू, y एक तरफ बचा कुचा एक तरफ। तो मैं मानता हूं कि मेरा इक्वेशन तो बन गया, लेकिन फिर भी मेरा अभी ऑप्शन टैली नहीं करेगा, क्योंकि ये कुमार रवि है, रवि कुमार नहीं है ये। रवि कुमार बनाएंगे कैसे इसको, अरे बस सॉल्व करेंगे। और देखो दोस्तों कैसा, y माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.81x माइनस 5.67 मल्टीप्लाई बाय 0.81, दोस्तों कितना हो गया ये माइनस 4.56 ले लो क्या, राउंड ऑफ करके 4.56 ले लूं, 5927 आ रहा होगा आपका, 4.56 अरे 4.60 ले लूं इसको मैं। दोस्तों मुझे y ऑन x करना है, तो y को छोड़ देता हूं इधर, बचा कुछ उधर फेंक दूं उठा करके, तो कितना जाएगा y इज इक्वल्स टू 0.81x माइनस 4.60 प्लस 9.33, तो y इज इक्वल्स टू 0.81x प्लस 9.33 माइनस 4.60, क्या 4.73 आ गया, 73 या 74 क्या लूँ, 73 आ रहा है कि 74 आ रहा है आपका, 73 ले लूँ प्लस 4.73। क्या दोस्तों आपने इसको रवि कुमार बना दिया, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई, दिख रहा है क्या, मतलब एम नंबर 1 को अचीव करते ही एम नंबर 2 अचीव हो गया। तुम्हारे पास अब इक्वेशन है, क्या तुम एस्टिमेट कर लोगे वैल्यू, अरे सर इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0.81x प्लस 4.73 हाँ या ना, पूछ रहे बता y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 2 है, तो पुट कर दे यहां पे x की जगह 2, क्या 6.35 आ गया, y इज इक्वल टू 6.3। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से देखो एक बार, 35 या 36 जो भी आ रहा होगा, क्या आपने एक छोटा सा एम था आपका, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y व्हेन x वाज नोन, ये आपका एम था। ये एम को आप तब तक अचीव नहीं कर पाए जब तक आपके पास इक्वेशन नहीं बना, और इक्वेशन तब तक नहीं बना पाए जब तक आपके पास b की वैल्यू नहीं आ गई। समझा क्या, दिस वॉज द फुल फ्लेज क्वेश्चन। लेकिन यहां पर एग्जाम में आपके पास ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे कोई पर्टिकुलर एक एम पे सवाल आएगा, या तो एम 1 प्लस एम 3 कर देगा, एम 1 प्लस एम 2 कर देगा वो, लेकिन आपको फ्लो पता है कि अरे यार मैं एम से एम 1 से एम 3 जा नहीं सकता, एम 2 तो बनाना ही पड़ेगा, एम 2 के बाद। ये पॉइंट क्लियर हुआ, अब आप लोग लिख सकते हो इसको, लिखो, लिख लिया क्या, लिखो, हाँ नहीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही देगा वो हमेशा, हाँ बिखरा हुआ है, हाँ हाँ वो कभी ऐसा देगा नहीं, वरना दोनों ऑप्शन राइट है, मैथमेटिकली दोनों राइट है। अपन तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मार के आ जाना, और पक्का है बोनस मिलेगा उसमें, यदि किसी ने सी भी मारा तो मैथमेटिकली ऑप्शन गलत दी ना, तो मिलेगा उसमें नंबर। वो बहुत हाई लेवल पे चेंज, वो कोएफिशिएंट चेंज करेगा, वो जो चेंज करेगा ना वो आपसे बी की ऑप्शन को चेंज कराएगा। मैं तो कहता हूँ एग्जाम में तूने बी निकाल लिया, बस चेक कर किस कौन सा ऑप्शन जिसमें बी बैठा है 0.81, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन। अभी तो उसके शॉर्टकट्स आने के हैं, शॉर्टकट सिखाऊंगा अभी आगे, ओके हाँ कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, पर ब्लैक बुक में गलत मत करना। लिख लिया दोस्तों, यहाँ पे ये लिख लिया, एम नंबर 3 लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं, हाँ
दोस्तों ये हो गया, लिख लिया क्या? अंकित हो गया? क्या लिखना बचा गेम नंबर 2 किसी का? हो गया सबका? अंकित हो गया? दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप, मेरे हेल्प के बिना। 2-4 कैलकुलेटर तो खराब होंगे ही होंगे इस क्लास में, क्यों? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। पॉइंट 4243 सही है। हाँ 43 राइट है। हो गया दोस्तों। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पे बेहतरीन सवाल सुनो, इसमें एक क्वेश्चन कम कर लो, ये एंड ऑल्सो के बाद काट दो, इसकी जरूरत नहीं है, काट दो। दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर अपन बात करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने का, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना, और ये क्वेश्चन की टेबल वगैरह देख के डरना बंद करना। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये क्या है? 0.48 क्या है दोस्तों? आर। फॉलोइंग आर द डेटा रिलेट्स टू मीन एंड स्टैंडर्ड शेयर ऑफ द टू कंपनी। कह रहा है फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए। आप शेयर ए का प्राइस निकालो जब शेयर बी का प्राइस कितना है? 60। मतलब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है। चलो मान लो मैं कंपनी ए को मैं कहता हूं एक्स और कंपनी बी को मैं कहता हूं वाई। अब मुझे बता दो, सही माना? कंपनी ए को मैं कहता हूं एक्स और कंपनी बी के जो भी आउटकम्स है, रिजल्ट्स हैं, उसको मैं कहता हूं वाई। मुझे ये बता दो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, शेयर ऑफ प्राइस ए निकालना है। दोस्तों शेयर ऑफ प्राइस ए निकालना है क्या? मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, और जब वाई की वैल्यू कितनी है? 60। अगेन यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, लेकिन तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं है? इक्वेशन। इक्वेशन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक क्या नहीं है? कोएफिशिएंट। अब एक बात सिंपल सी बात है दोस्तों, ये आपको मीन देके रखा हुआ है, मतलब ये एक्स बार है, ये वाई बार, स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स, और ये कितना है? सिग्मा आर। कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, फॉर्मूला 1 2 3 कौन सा? 2। निकालो बी। बी वाई ऑन एक्स निकालोगे कि एक्स ऑन वाई? क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू निकालना है इस बार, तो एक्स ऑन वाई कितना? 0.42 या 43 राइट आंसर है। तो बहुत ही घटिया सवाल। बी एक्स ऑन वाई, एक्स की वैल्यू निकालना है, आर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। दोस्तों आर कितना दिया हुआ है? 0.48। सिग्मा एक्स कितना है दोस्तों? 5.60 डिवाइडेड बाय 6.30। तो आपका बी एक्स ऑन वाई कितना हो गया? 0.48 मल्टीप्लाई बाय 5.60 डिवाइडेड बाय 6.30। क्या दोस्तों 0.4266 आ रहा है? तो 0.43 कर दूं क्या इसको? मुझे बताइए बस एक बात, यहां पे आपको एक्स बार और वाई बार तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बी निकल गया। क्या पॉइंट फॉर्म के फॉर्मूले से एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकाल लोगे? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है, हाँ या ना? बी तुमने निकाल लिया, इक्वेशन बना लोगे, और यदि इक्वेशन बना लिया तो वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। क्या पूरा सवाल करोगे सॉल्व अपने आप? करो, मैं देता हूं 5 मिनट। इक्वेशन बता। नहीं, तू एक्स ऑन वाई निकाल रहा था, एक्स इधर बैठेगा ना, तू वाई ऑन एक्स क्यों निकाला? दोस्तों आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, मुझे पहले सबसे पहले हेडिंग में लिख के ये बताओ, आप एक्स ऑन वाई निकालोगे कि वाई ऑन एक्स? एक्स ऑन वाई। क्या किया प्रथमेश तूने? स्पर्श जिसका वैल्यू निकालना है वो डिपेंडेंट, तो एक्स ऑन वाई। एक्स का वैल्यू बता रहा है, राइट आंसर 44.81 8485 राइट आंसर।
दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप कर लो स्वयं, कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहेगा। राइट आंसर, इक्वेशन सही है। अब क्या करेगा, एक्स का वैल्यू पुट, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 60, एक्स का वैल्यू निकाल ले। एम नंबर 3, एम नंबर 3। दोस्तों चैप्टर का फ्लो सही तरीके से गया दिमाग में? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं? 44.86 राइट आंसर। 6 पॉइंट, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? आप लोग का इक्वेशन क्या बना? x इज इक्वल टू 0.43y प्लस आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। क्या गलती किया? प्लस आएगा। अरे ब्रैकेट खोलने में गलती कर रहे हो। अरे 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 अरे, हाँ ट्रांसपोज करने में गलती कर रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना बाहर। आया क्या? 44.86 राइट आंसर आया आप लोग का। इक्वेशन आया? अरे हाँ भी ये ना भी ये, आया कि नहीं है? आया ना। x ऑन y, मुझे बताओ क्या बनाऊंगा फॉर्मूला? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन y ब्रैकेट में y माइनस y बार। दोस्तों x माइनस एक्स बार कितना है यहाँ पे? मीन कितना है x का? 44। b हमने कितना निकाला x ऑन y? 0.43। y माइनस y बार कितना है दोस्तों? y का मीन कितना है? 58। अब यार इसको ओपन करने में ब्रैकेट, अब ये गलती नहीं करना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। ये हो गया अपना x माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0.43y माइनस 0.43 इंटू 58 कितना आ रहा है दोस्तों? 24.94। अच्छा यहां पे गलती की तुम लोगों ने ट्रांसपोज करते वक्त। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.43y माइनस 24.94 प्लस 44, हाँ या ना? तो x इज इक्वल्स टू 0.43y प्लस 19 पॉइंट, क्या होता है ना, हम लोग कैलकुलेटर में डायरेक्टली माइनस करते हैं। जो कैलकुलेटर छपा हुआ था 24 माइनस 44 किया, तब सोचो आपने छोटे से बड़ा माइनस किया ना, तो साइन तो बड़े वाले का रहेगा। तो ये गलती मत करना यहां पे। ईमानदारी से बताओ सबका आया क्या? ये यहां पे सबका आया? जिनल, पार्थ, आदित्य, दूसरा आदित्य आया? हाँ बस एक मिनट आ रहा है, इसको खत्म कर लेते अपन। अब मुझे बताओ, हमको निकालना है, बताओ x का वैल्यू क्या होगा जब y कितना है दोस्तों? 60। पुट कर दूं क्या यहाँ पे? इक्वेशन है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0.43 इंटू 60। अब ये इंटू का ना थोड़ा सा यहाँ पे x की तरह लगता है, इंटू 60 प्लस 19.06। यही कहा ना, x का वैल्यू निकालिए जब y का वैल्यू कितना है? 60 है ना? क्या मांगा है? 60। हाँ जब y का वैल्यू कितना है? 60। तो दोस्तों x कितना आ गया आपका? 0.43 इंटू 60 प्लस 19.06। क्या दोस्तों 44.86 आ गया? बधाई हो, आपने फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ यहां पे ये वाला पार्ट समझाऊं, यहां से यहां तेरा क्या आ रहा है? हाँ यहाँ पे डाल सकते ना, फॉर्म में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं अपने। पर मान ले एक क्वेश्चन निकालने को कहता तो मैं एम नंबर 2 तो पूरा सही निकालूं। दोस्तों हो गया क्या? आइए तीसरा सवाल देखो दोस्तों। अब कह रहा है एस्टिमेट करो y का वैल्यू निकालना है, तो y ऑन x की x ऑन y। क्या एम नंबर 1 अचीव करोगे? अब एम नंबर 1 अचीव करने के लिए मतलब कोएफिशिएंट के लिए कौन सा फॉर्मूला? 1 2 3 कौन सा? दो तो कोवेरिएंस दिया हुआ है और एक हाथ जोड़ के विनती है, वेरिएंस दिया हुआ है, मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है ना। एम नंबर 1 गलत नहीं करना, इक्वेशन गलत नहीं निकालना, वेरिएबल का वैल्यू गलत नहीं निकालना, एस्टिमेट। राइट आंसर, एग्जैक्टली राइट।
हाँ 0.64। दोस्तों बी वाई ऑन एक्स निकालो, कितना आ रहा है 12। तू कैलकुलेशन मिस्टेक क्या सही ही मुर्गा बनना पड़ेगा भाई तेरे को। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो यार कैलकुलेटर होने के बाद। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या, कैसे कैलकुलेटर से, वाह। हाँ 0.64। दोस्तों इससे घटिया सवाल ढूंढने जाओगे तो भी जन्म में नहीं मिलेगा। बताए कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पे। एग्जाम में करेगा तो चलेगा, एक बार यहां मत कर यार। दोस्तों एस्टिमेट करना है मुझे y ऑन x, तो मैं पहले यहां पे क्या निकालूं, एम नंबर 1 क्या है मेरा, b y ऑन x। मुझे बता दो कौन सा फॉर्मूला, कोवेरिएंस वाला, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस है 16 और वेरिएंस ऑफ x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर दिया हुआ है क्या। मुझे बताइए क्या y ऑन x का इक्वेशन बनाया आप लोगों ने, कौन सा फॉर्मूला, y माइनस इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, ब्रैकेट में दोस्तों x माइनस y माइनस वाई बार कितना है मेरे यहाँ पे 30 दिया हुआ है ऑलरेडी, b हमने निकाल लिया 0.64, x माइनस एक्स बार कितना है 20, 0.64x माइनस 12.8, तो आपका ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0.64x। मैं डायरेक्टली कर दूं -12.8 प्लस 30 कितना आ रहा है दोस्तों, डायरेक्टली प्लस 17.2 आ रहा है क्या। क्या इक्वेशन बनाना सीख गए आप लोग, एम नंबर 2 अचीव हो गया। अब फाइनल एम अचीव करते हैं। अरे बता भाई y का वैल्यू कितना होगा जब x कितना है 30, पुट कर देते हैं। y का वैल्यू जब x कितना है दोस्तों 30 प्लस 17.2, तो y कितना हो गया 30 इंटू 0.64 प्लस 17.2 कितना दोस्तों 36.4। मुझे बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ हाँ या ना, एब्सोल्युटली क्लियर है पॉइंट। दोस्तों मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पेज नंबर 1 से लेकर के तीनों एम को अच्छे से पन्ने पलटो और तीनों सवाल फुल फ्लैश। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको बी अलग अलग तरीके से निकलवाया, पहले में पहले फॉर्मूले से निकलवाया, दूसरे में आपको दूसरे वाले फॉर्मूले से निकलवाया, इसमें कोवेरिएंस, और तीनों अलग अलग फॉर्मूले से फिर इक्वेशन जनरेट करवाया और इक्वेशन से एस्टिमेट कराया वैल्यू। फाइनल एम नंबर 1, 2 एंड 3। क्या हुआ बता, स्पाइरल करवा लेना, स्पाइरल ऐसा करना कि बुक ऐसे प्रॉपर लिखते बनेगा तेरे को, करा ले स्पाइरल करा ले, स्पाइरल करा ले। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट से आई ना वहाँ से, तो ट्रांसपोर्टेशन में गई निकल जाता है। दोस्तों हो गया रिवीजन, क्लियर है, समझ में आ गया, रिवीजन के लिए टाइम देना बेकार है। वहाँ पे तो जब ब्रेक दो तो गणपति की डिस्कशन चालू हो जाता है कि अपन को करना क्या है फाइनली। अच्छी बात है, एक्साइटमेंट होना चाहिए फेस्टिवल का। तो दोस्तों आइए बस एक छोटा सा एम और अचीव कर ले चैप्टर में, कॉमन प्रॉपर्टी। छुट्टी देखते हैं फिर। आइए दोस्तों सुनना, इस चैप्टर में मैंने कहा ना, ये चैप्टर में मुझे समय इसलिए चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा किताब में ही इनकॉर्पोरेट किए, वरना कॉन्सेप्ट से मैं कब का खत्म कर चुका था एक क्वेश्चन में। मुझे तो वो ठीक नहीं लग रहा, तो या तो सो जा तो चले जा, टेंशन मत ले। ऐसा कोई बोल रही है कि तो परमिशन लेने वाली बात है। हेल्थ ठीक नहीं, हेल्थ पे ध्यान दे पहले। दोस्तों आइए कॉमन प्रॉपर्टी पे अपने
अरे कर लेना भाई गणपति डिस्कशन, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब सुनिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा उलझाती है, सबसे ज़्यादा। सो शॉर्टकट लिखवाऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। वो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी सब बुक में जो दिया है, आप उसको कट कर दीजिएगा। ICAI मॉड्यूल ने जो रेफरेंस दिया है हम उसको यूज़ नहीं करने वाले यहाँ पे। अब सुनना, एक बार मुझे ये रिवाइज करा दो, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं उनको ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? अरे हाँ। स्केल से फर्क पड़ता है क्या? हाँ। जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर्स होते हैं उसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, सिर्फ स्केल से। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R होता है दोस्तों, उसको ओरिजिन और स्केल दोनों से फर्क नहीं, लेकिन वो मल्टीप्लायर का जो साइन होता है B और D का, उससे फर्क पड़ता है। दोस्तों जो हमारा रेग्रेशन एनालिसिस का जो कोएफिशिएंट है, अब मुझे बताओ रेग्रेशन एनालिसिस का कोएफिशिएंट कौन है? B x ऑन y भी है और B y ऑन x। दो कोएफिशिएंट, यदि x ऑन y बना रहे हो तो B x ऑन y कोएफिशिएंट बन जाता है, और y ऑन x बनाते हो तो B y ऑन x हमारा कोएफिशिएंट, दैट इज एम नंबर 1। ये कोएफिशिएंट है। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसको फर्क पड़ता है क्या? तो मैं कहता हूं दोस्तों इसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किससे? स्केल से। ये बात याद रखोगे। यहां पे हमारी इस पूरे स्टैटिस्टिक्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती है खत्म। अब आने वाले चैप्टर्स में ऐसी कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तो जैसे ही खत्म होगा हम बाद में एक बार समरी बना के लिखेंगे प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब दोस्तों सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता किससे? चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट चेंजेस फर्क पड़ जाता किससे? स्केल से। अब दोस्तों बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना, बहुत आसान है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल की स्टडी की बात कर रहे हैं। अभी तक MOCT और MOD पे दोस्तों हम एक ही वेरिएबल पे खेल रहे थे, समेशन x अपॉन n, समेशन fi xi, y तो कहीं आ ही नहीं रहा था। कोरिलेशन और रेग्रेशन एक पहला ऐसा चैप्टर आया जहां पे दो वेरिएबल के दर्शन हुए, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने समेशन x इंटू वाई, तो उसने कहा मैंने x के वेरिएबल में ओरिजिन को चेंज किया और मैंने u से रिप्रेजेंट किया, और y को चेंजेस को किससे रिप्रेजेंट किया? v से। अब यहाँ भी दो वेरिएबल्स है दोस्तों, तो यहाँ भी वो कह रहा है कि मैंने x में चेंजेस करके u से रिप्रेजेंट किया और y में चेंजेस करके किससे रिप्रेजेंट किया? v से। यदि b x ऑन y है तेरा 0.28, तो बता, अब तो ओरिजिन और स्केल चेंज कर दिया। अब x को रिप्रेजेंट करने वाला कौन? u, y को रिप्रेजेंट करने वाला कौन? v। तो बता b u और u इंटू वी कितना हो जाएगा? तो मैं कहूंगा इसमें ओरिजिन का इंपैक्ट डालूं क्या? नहीं, सिर्फ किसका इंपैक्ट डाल दूंगा मैं? स्केल का, और मेरा बन जाएगा b u ऑन v। यदि b y ऑन x दिया हुआ है दोस्तों 0.56, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा? b v ऑन u, क्योंकि u को रिप्रेजेंट, y को रिप्रेजेंट करने वाला कौन? v, u को x को रिप्रेजेंट करने वाला कौन? u। तो दोस्तों इसमें मैं किसका इंपैक्ट डालूंगा? ओरिजिन का इंपैक्ट डालूंगा क्या? नहीं, सिर्फ किसका इंपैक्ट डालूंगा? स्केल का, और मेरा बन जाएगा b v ऑन u। ये पॉइंट क्लियर है? आइए दोस्तों इसी बात को लिख लेते हैं पहले और एक क्वेश्चन करते हैं, सुनिएगा। पहले यहां पे लिखो, मेक श्योर, नोट में, मेक श्योर टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। अब इसमें लिखो यहां पे u में आपको चेंज देखना कि मैंने कितना चेंज किया, तो u को अलग कर दो। u इज इक्वल्स टू x के फॉर्म में लिखो, x के फॉर्म में लिखो, और यहां पे v इज इक्वल्स टू y के फॉर्म में लिखो, y के फॉर्म में लिखो। दोस्तों कितना चेंज किया x में, तो u को अलग कर, और x में पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में लिख दे। अरे कितना चेंज किया y में, तो v को अलग कर और पूरा y को देख ले, पूरा एक तरफ फेंक दे, तब तुझे दिखेगा हाँ कि y में कितना ओरिजिन है, कितना स्केल का इंपैक्ट है। समझा क्या दोस्तों? क्योंकि आप कह रहे हो कि मैंने x में चेंजेस किया उसको u से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो अलग करना u को, सब कुछ एक तरफ फेंक, तब दिखेगा कि हाँ भाई x में कितना मल्टीप्लाई हुआ, कितना डिवाइड हुआ, कितना ऐड हुआ, कितना लेस हुआ। समझा क्या? v को अलग करना, पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में लिख, तब देख पाएंगे हाँ y में तूने कितना चेंज किया, कितना ओरिजिन चेंज किया, कितना स्केल चेंज किया। फिर देखते हैं इंपैक्ट किसका लेना है। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को आप लोग मत सॉल्व करना प्लीज, लिखने के कॉपी पेस्ट के चक्कर में मत भागो। ये किताब में मेरा सबसे पहला टैग लाइन ही है, वही चीज़ लिखो जो समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो क्लास के बाद समझ लेना, वैसे पूछ के फिर लिखना। दोस्तों देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू, देखो दोस्तों ना u और v में अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हैबिट बनाना u को ना ऐसा ये दे देना और v को ऐसा रहने देना, ये ठीक है, तो आप खुद कंफ्यूज नहीं हो गए, u में ऐसा घुमा देना उसमें और v को ऐसा स्ट्रेट रहने देना। सुनना दोस्तों क्या दे रहा है ये, u प्लस 3x इज इक्वल्स टू 10। अब बताओ
ये कह रहा है कि मैंने x में ओरिजिन और स्केल का चेंज किया और उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, u से। लेकिन दोस्तों ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या, नहीं, u को करो अलग, बचा कुचा पूरा एक तरफ। तो मैंने किया u इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x। दोस्तों क्या अब मैं देख सकता हूं, हाँ 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 हाँ, x में आपने स्केल चेंज किया है 3 का और ओरिजिन चेंज किया कितने का, 10 का, और उसको कहते हो आज u। समझा क्या? अब बताइए v का कितना दिया है, 2y प्लस 5v इज इक्वल टू 25। क्या अभी मैं बता सकता हूं क्या एग्जैक्ट कितना ओरिजिन और कितना चाहिए स्केल, नहीं, पहले मुझे y को अलग करना पड़ेगा, पूरा y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर बताऊंगा हाँ भाई ये देख y तेरे में इतना इतना चेंज हुआ है। तो मैं क्या करूं बताइए, 5v इज इक्वल टू 25 माइनस 2y, हाँ है ना, तो v इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5y। दोस्तों क्या अब आप बता सकते हो कितना ओरिजिन और कितना स्केल चेंज किया y का, y का ओरिजिन चेंज किया 25 अपॉन 5 से, दैट इज 5 से, और स्केल चेंज किया कितने जैसे आपने, माइनस 2/5 से, हाँ है ना। आपको ये ओरिजिन का इंपैक्ट लेना है क्या, नहीं, आपको किसका इंपैक्ट लेना है, स्केल का। दोस्तों इसी का शॉर्टकट यहाँ मैंने बनाया है, सुनिएगा। बुक का जो डेफिनेशन है, जो बुक का जो मेथड है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं दोस्तों ये जो m लिख रहा हूँ ना, ये मेरी परिभाषा में कह रहा हूँ, m मतलब मल्टीप्लायर, क्या है, और मल्टीप्लायर को स्केल कहते हैं क्या अपन, जो x का मल्टीप्लायर है वही स्केल है ना, जो y का जो मल्टीप्लायर है वही स्केल है ना, तो मैं s वर्ड यूज ना करके मैं यहाँ कह रहा हूँ मल्टीप्लायर। आपको जब भी b v ऑन u निकालना है, मतलब आपको b x ऑन y दिया होगा, क्योंकि x को रिप्रेजेंट करने वाला u और y को रिप्रेजेंट करने वाला v, तो आप b x ऑन y में बस किसका इंपैक्ट ले लीजिए, स्केल का। स्केल मतलब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ऑफ x डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ y। ये x पे खत्म हो रहा है तो आपको b v ऑन u निकालना है, तो b y ऑन x दिया रहेगा, आप मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लायर ऑफ y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर ऑफ x, बात खत्म। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे आप जो गलत करने वाले हो ना, बेसिक्स है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ एक बार इसको। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन पूरा दोबारा आप लोग सॉल्व करना, मैं टाइम दूंगा, मत कॉपी पेस्ट करो, मत करो वैष्णव, मत लिखना, मैं टाइम दूंगा दोबारा करने का, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आपको b y ऑन x इस दिया हुआ है, b y ऑन x कितना है दोस्तों, 0.80, बोलो हाँ या ना। कह रहा है बता b v ऑन u, वो कह रहा है हाँ देख भाई y ऑन x था, मैंने उसके ओरिजिनल स्केल में चेंज मारा और अब x को संबोधित करता है u और y को संबोधित करता है v, तो तू बता b u ऑन v ऑन u, हाँ ठीक है ना। तो ओरिजिन का इंपैक्ट लेंगे क्या, नहीं, तो मैं कहूंगा अरे ये ले भाई b v ऑन u इज इक्वल्स टू b y ऑन x मल्टीप्लायर ऑफ y की मल्टीप्लायर ऑफ x, पहले y है तो मल्टीप्लायर ऑफ y डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ x। अब बताइए दोस्तों b y ऑन x कितना है हमारा 0.80, इसमें मल्टीप्लायर का इंपैक्ट बस लेना है मुझे। मल्टीप्लायर y का कितना है, मल्टीप्लायर है y का कितना, -2/5, हाँ है ना, मैंने मॉड नहीं लगाया तो विद साइन लेना, ठीक है। मल्टीप्लायर है -2/5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर ऑफ x कितना है दोस्तों, -3। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। अभी अब आपको दिक्कत ये होती है, सुनना, मैं बचपन का मैथ समझा रहा हूं एक बार, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। दोस्तों उसी प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कट कर दो इसको, 2/3, ये 3/1 है, कुछ नहीं लिखा तो 3/1 है, ये इंटू ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, 3/1 है तो कैसे जाएगा 1/3, तो सॉरी 2/5 है। दोस्तों सॉल्व कर ले कैलकुलेटर में, 0.80 इंटू 2, 0.80 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, क्या पॉइंट आपका आ रहा है 1067 ले लूं, 1.1067 एंड दिस द राइट आंसर। दोस्तों सबसे बेहतरीन कॉमन प्रॉपर्टी है वो है रिग्रेशन की, सबसे बेहतरीन। दोस्तों इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मत करो, एक बार प्लीज आप लोग अपने कॉपी में निकालो, रफ कॉपी में, मैं क्वेश्चन आप सभी के पास है, छापो मत, एक बार निकालो, मेरे सेम आंसर निकालो, फिर आपको कॉपी कर सकते हो उसको।
सिर्फ थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस ऐड कर ली, मैं आपको वादा कर रहा हूँ आपका पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसके दर्शन हमने क्लास में नहीं किए होंगे, या तो उस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया होगा। लिनियर होगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर मल्टीप्लायर को देखा ध्यान से, हो गया। सेम आंसर आया सबका? कोई गलती तो नहीं किया कैलकुलेशंस में? ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसको, ये लीजिए। तो यू वी मांगता, फिर वी यू नहीं मांगता। मैं समझा नहीं, फिर से पूछ। या फिर क्वेश्चन में एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y एंड x बोला है। नहीं ना, एंड रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन y ऑन x, तो ये b y ऑन x दिया हुआ है। हाँ, अगर x एंड y लिखते हैं तो x ऑन y, x ऑन y। b x ऑन y होता, और ये फिर b वी यू नहीं मांगता, ये मांगता भी b यू वी। या तो फिर एक क्वेश्चन में वैसा देता, मतलब x का रिलेशन v के साथ देता और y का रिलेशन u के साथ देता। समझा क्या? मैं इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस ऐड करूंगा अभी। मैं सब समझाने के हिसाब से मैंने कॉमन कंसेप्ट में एक बेहतरीन सवाल डाला है। डबल डाउन हो गया? भावना हुआ? कॉपी पेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सॉल्व किया नहीं, तो चेहरे में देख के समझ में आता है। पूछने वाली क्या बात है सर? श्री राम हो गया? हाँ हो गया तुम लोग का लिखा? दोस्त अब सुनना, इस चैप्टर का फ्लो समझा कि हमारा फाइनल एम, दोस्तों वी आर डन विद द डेफिनेशन, वी आर डन विद द एम ऑफ द चैप्टर। हमने एम 1 को अचीव कर लिया, रेग्रेशन इक्वेशन एम अचीव कर लिया, एस्टिमेट करना सीख गया वैल्यू। एस्टिमेट करना कोई मतलब एक डेफिनेशन थी कि एम नंबर 3 यही तो कहता है भाई एस्टिमेट करना एक वेरिएबल की वैल्यू जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है। अब उसको अचीव करने के लिए कहता है रेग्रेशन इक्वेशन पढ़। अब रेग्रेशन इक्वेशन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक रेग्रेशन कोएफिशिएंट ना पता हो। दोस्तों कॉमन प्रॉपर्टी, स्केल का इंपैक्ट लेते हैं क्या? नहीं। ओरिजिन का इंपैक्ट लेते हैं क्या? नहीं। स्केल का लेते हैं क्या? हाँ। इसमें दोस्तों अभी बेहतरीन सवाल अभी मैं एक आध और लूंगा, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन दोनों में लूंगा मैं कॉमन प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट रह गया है, सुनना, इंपॉर्टेंट हाईलाइट, इस पर कल हम लोग एक छोटा सा सेशन ले सकते हैं क्या? लाइव 1 घंटे में कवर अप हो जाएगा, क्यों चैप्टर को अपन पेंडिंग करें, ठीक है। अब ये चैप्टर में ऐसी कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अब एक कॉमन अच्छा इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में है क्या? सुनना, क्यों इस चैप्टर का नाम कोरिलेशन और रेग्रेशन है, और उस पर बेस्ड ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन और उस पर बेस्ड कॉमन थ्योरी, बस, ठीक है। आज जितना पढ़ा उतना रिवाइज करोगे, और आज आप लोग डीपीपी ले जा सकते हो, कोरिलेशन की 2 डीपीपी और रेग्रेशन की पहली वाली डीपीपी लेके जा सकते हो। 2 डीपीपी है, सिर्फ पहली वाली लेके जाना, ठीक है। मैं बता के जाऊंगा कितनी डीपीपी, 3 डीपीपी मिलेंगी आपको आज, मैं देके जाऊंगा भाई।